हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड जनपद सीरीज, जिसमें हम नैनीताल जनपद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्मोड़ा जनपद, जो कि ये पार्ट 1 है अल्मोड़ा जनपद का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है हमारा अल्मोड़ा जनपद। तो इसकी स्थापना, अल्मोड़ा जनपद की जो स्थापना हुई है वह 1891 में की गई, और इसे जो जिला मुख्यालय बनाया गया, जिला मुख्यालय तो बनाया गया 13 अक्टूबर 1892 को। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि अल्मोड़ा जनपद की स्थापना कब की गई, तो 1891 में, और अल्मोड़ा जनपद को जिला मुख्यालय बनाया गया 13 अक्टूबर 1892 में। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1891 में की गई और इसे जिला मुख्यालय 13 अक्टूबर 1892 को अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय बनाया गया। तो जो अल्मोड़ा है वह कोसी और सुयाल नदियों के मध्य, कोसी और सुयाल नदियों के मध्य कासाय पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि अल्मोड़ा जो है वह किस पर्वत पर स्थित है, तो अल्मोड़ा कासाय पर्वत पर स्थित है। कोसी और सुयाल नदियों के मध्य कासाय पर्वत पर स्थित है। यह क्या है, एक घोड़े के नाल के आकार में बसा हुआ है। अल्मोड़ा की जो पूर्वी चोटी है, अल्मोड़ा की पूर्वी चोटी को तेलीफट कहा जाता है और पश्चिमी चोटी को सेलीफट कहा जाता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा की पूर्वी चोटी को तेलीफट कहते हैं और पश्चिमी चोटी को सेलीफट कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले कत्यूरियों ने अपना राज किया। उसके बाद चंद वंश के शासक भीष्मचंद्र ने यहाँ पर क्या किया, खगमरा किले का निर्माण कराया। किसने? भीष्मचंद्र ने। किसका? खगमरा किला। तो अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने कराया? भीष्मचंद्र ने कराया। तो सबसे पहले भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा शहर को बसाया, हम कह सकते हैं 1530 में। ठीक है, तो इसने क्या किया, अल्मोड़ा शहर को बसाया। मतलब कि ये अपनी राजधानी अल्मोड़ा बनाना चाहता था, परंतु इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसकी हत्या कर दी जाती है। तो फिर जो इसका पुत्र था बालो कल्याण चंद्र, तो इसके पुत्र बालो कल्याण चंद्र ने क्या किया, फिर राजधानी बालो कल्याण चंद्र के समय में जब अल्मोड़ा बनकर तैयार हुआ वहाँ की राजधानी, तो तब जाके वहाँ राजधानी को क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया। तो 1563 में राजधानी क्या कर दी गई, चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले भीष्मचंद्र ने सोचा, ठीक है, तो भीष्मचंद्र ने क्या किया था, अल्मोड़ा को बसाना स्टार्ट किया, और उसके मतलब कि उसकी भी हत्या कर दी जाती है खगमरे किले में, जो जिसका निर्माण उसने अल्मोड़ा में कराया था, खगमरा किला, उसी खगमरे किले में इसकी हत्या कर दी जाती है। तत्पश्चात जो राजधानी बनकर तैयार होती है वह बालो कल्याण चंद्र के समय में 1563 में बनकर तैयार होती है। तत्पश्चात भी उसके बाद 1815 में संगोली की संधि के बाद यहाँ पे से क्या होते हैं, गोरखा चले जाते हैं और यहाँ पे अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो अल्मोड़ा की स्थापना के बारे में हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, तो अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तो सबसे पहले है अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद की स्थापना कब की गई, 1891 में इसकी स्थापना की गई, और 13 अक्टूबर 1892 में इसे क्या बनाया गया, जिला मुख्यालय बनाया गया। और इसका जो लिंगानुपात है अल्मोड़ा जनपद का 1139, जो कि राज्य में सर्वाधिक, यानी कि 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, 1139। ठीक है, तो इसका जो लिंगानुपात है यहाँ का सबसे ज़्यादा है। यदि पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा जिले का है। और इसके बाद शिशु लिंगानुपात यहाँ का है 922, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। यानी कि शिशु लिंगानुपात भी हम कह सकते हैं कि अल्मोड़ा जनपद का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है उत्तराखंड में। और 10 की वृद्धि दर यहाँ की है 1.28%, वन क्षेत्रफल है 50.24%, और साक्षरता है 80.47%। देन आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा एक क्या है, आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला मतलब कि ये मतलब कि ये क्या करता है, जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, तो राज्य में स्थित जिलों के साथ सीमा बनाता है, और उसे क्या कहते हैं, आंतरिक जिले। और जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं उन्हें अंतर्राज्यीय जिले, और जो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय जिले कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक आंतरिक जिला है, जो कि 6 जिलों पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के साथ, चंपावत के साथ, बागेश्वर,
चमोली, पौड़ी और नैनीताल। तो कितने जिलों के साथ? 6 जिलों के साथ यह सीमा बनाता है। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी और नैनीताल के साथ ये क्या बनाता है? अपनी सीमा बनाता है। देन अल्मोड़ा का उपनाम क्या है? बाल मिठाई का घर इसे कहा जाता है, संस्कृत नगरी इसे कहा जाता है, ताम्र नगरी इसे कहा जाता है और पटाल नगरी। ये क्या है? पटाल, क्या कहा जाता है इसे? पटाल नगरी। ठीक है, पटाल नगरी, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों की बहुत अधिकता है, इसलिए पत्थरों की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? पटाल नगरी भी कहा जाता है। तो अल्मोड़ा के उपनाम क्या क्या हैं? बाल मिठाई का घर, सांस्कृतिक नगरी, ताम्र नगरी और पटाल नगरी। और इसके प्राचीन नाम हैं रामक्षेत्र, राजापुर, आलमनगर और रामशिला क्षेत्र और खगमरा कोट। तो राम क्षेत्र जो है, इसका नाम अल्मोड़ा जनपद का जो नाम है राम क्षेत्र, यह किसमें मिलता है? मानस खंड में देखने को मिलता है। तो मानस खंड में मिलता है राम क्षेत्र नाम अल्मोड़ा का। और राजापुर, क्योंकि यह राजा ने यहाँ पर राज किया था, यहाँ पे चंद राजवंश ने यहाँ पर राज किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजापुर भी कहा जाता है। और आलमनगर जो देखने को मिलता है, यह मुसलमान जो उस समय के थे उनकी किताबों में देखने को मिलता है, क्योंकि मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम, हम कह सकते हैं कि मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम क्या मिला है? आलमनगर देखने को मिलता है। और रामशिला क्षेत्र और खगमरा कोट, इसी खगमरा कोट का निर्माण कराया था भीष्मचंद्र ने। ठीक है, और यहीं पर खगमरा कोट में ही इसकी क्या कर दी गई? भीष्मचंद्र की हत्या कर दी गई। और इसे क्या कहा जाता है? खगमरा कोट भी कहा जाता है अल्मोड़ा को। देन हम आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल कितने विकास खंड है? 11 यहाँ पर विकास खंड है। इसमें स्यालदे, चौखुटिया, भिकियासेन, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, हवालबाग, ताकुला, भैंसियाछाना और धौलादेवी। तो यहाँ पर कितने विकास खंड हैं? 11 विकास खंड है। स्यालदे, चौखुटिया, भिकियासेन, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, हवालबाग, ताकुला, भैंसियाछाना और धौलादेवी। तो ये सारे के सारे जितने भी ये विकास खंड है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से पूछ सकता है, कोई जगह दे दी, जैसे भिकियासेन दे दिया या कहाँ पर स्थित है, या फिर क्या कहते हैं, इसमें विकास खंड में से 3 विकास खंड अल्मोड़ा के दे दिए और 1 विकास खंड कहीं और का दे दिया, तो पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा विकास खंड है जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप एक बार इसको देख लीजिएगा। देन है तहसील। इसमें 11 तहसीलें हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासेन, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वाराहाट, भनौली, जैंती, स्यालदे और धौलाछीना। तो कितने विकास खंड हैं? यहाँ पर 11 विकास खंड है और 11 तहसीलें हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासेन, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वाराहाट, भनौली, जैंती, स्यालदे और धौलाछीना यहाँ की क्या है? तहसीलें हैं। देन है विधानसभा क्षेत्र। यहाँ की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। तो जो सोमेश्वर वाले विधानसभा क्षेत्र है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से क्या क्या है? द्वाराहाट है, सल्ट है, रानीखेत है, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। इसमें से जो सोमेश्वर है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन सी सीट जो अल्मोड़ा की विधानसभा क्षेत्र में कौन सी सीट है जो किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो सोमेश्वर वाली सीट जो है विधानसभा की, वह क्या है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 11 तहसीलें हैं, 11 विकास खंड हैं और 5 उप तहसीलें। कितनी उप तहसीलें हैं? 5 उप तहसीलें हैं। देन है अल्मोड़ा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अल्मोड़ा जो है वह कोसी और सुयाल नदियों के मध्य कासाय पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर? कासाय पर्वत पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा किस पर्वत पर स्थित है? तो अल्मोड़ा कासाय पर्वत पर स्थित है। यह घोड़े के नाल के आकार में बसा हुआ है। अल्मोड़ा शहर को भीष्मचंद्र ने 1530 में बसाया था, इसलिए यहाँ पर खगमिरा किला का क्या किया? निर्माण कराया। तो खगमिरा किला का निर्माण अल्मोड़ा में किसने कराया? भीष्मचंद्र ने कराया था। 1563 में
यह कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा को राजधानी क्या बनाया, स्थानांतरित किया गया। तो 1530 में भीष्मचंद ने क्या किया, यहाँ इसे बसाया, मतलब कि यहाँ पे एक खगमरा कोट का निर्माण कराया। बाद में यहीं पर इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। देन जो कल्याण चंद था इसका पुत्र, उसने राजधानी क्या करता है, फिर वो 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करता है। यदि पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी किसके समय में स्थानांतरित की गई, तो बालो कल्याण चंद के समय में स्थानांतरित की गई। और अल्मोड़ा को बसाया था भीष्म चंद ने स्टार्टिंग में, ठीक है। और अल्मोड़ा का नाम जो मिलता है अल्मोड़ा का नाम जो अल्मोड़ा मिलता है, वहाँ पर जो स्थानीय घास है किलमोड़ा या चिलमोड़ा, तो किलमोड़ा या चिलमोड़ा वहाँ की स्थानीय घास है, उसी के कारण यहाँ पर अल्मोड़ा नाम देखने को मिलता है, जिसे वैज्ञानिक नाम क्या है, किलमोड़ा घास या चिलमोड़ा घास का वैज्ञानिक नाम है वावेरिक एसिड, ठीक है, वावेरिक एसिड। अल्मोड़ा के विषय में महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक मेरी कुमाऊं यात्रा का वर्णन किया है। तो जब महात्मा गांधी 1929 में यहाँ पर आए थे, ठीक है, बागेश्वर को यहाँ पे कुमाऊं में आए थे 1929 में, तो उन्होंने जब अल्मोड़ा की यात्रा की थी उस समय उन्होंने मेरी कुमाऊं यात्रा पुस्तक में क्या किया है, महात्मा गांधी ने अल्मोड़ा का क्या किया है, वर्णन किया है। नेक्स्ट है विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने भी यहाँ पर जो कोलंबो से अल्मोड़ा इनकी पुस्तक है, कोलंबो टू अल्मोड़ा, उसमें उन्होंने क्या किया है, इस जगह का अल्मोड़ा का वर्णन किया है। और विवेकानंद जी 3 बार यहाँ पर आए थे, 1890 में, 97 और 98। तो कितनी बार अल्मोड़ा की यात्रा में आए थे, 3 बार, 1890, 1897 और 1898 में। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर अपनी जो पुस्तक है इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखन का शुरू किया था उन्होंने यहीं अल्मोड़ा से ही शुरू किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कारागार में बंदी रहे यहाँ पर, और इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखन यहीं से प्रारंभ किया था। और अल्मोड़ा जो रहा था उस समय पे उत्तराखंड में जन जागरण का केंद्र, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता आंदोलन हम कह सकते हैं कि उस समय पे जो आंदोलन चल रहे थे उनमें जो जागरण का केंद्र रहा, मतलब कि उस समय जो जनता को जागृत करने का जो सबसे ज़्यादा केंद्र रहा वह अल्मोड़ा जनपद रहा था, ठीक है। और अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में ट्रेल ने की थी, और ये पहली जेल थी उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड की पहली जेल कहाँ पर स्थापित की गई, अल्मोड़ा में। और कब, 1816 में। ट्रेल जो हमारे गवर्नर उस समय पे जो कुमाऊं के, ठीक है, तो जो ट्रेल थे यह कुमाऊं के कमिश्नर, दूसरे कमिश्नर रहे थे। पहला गार्डनर 1805 में गार्डन कमिश्नर आया, उसके बाद ट्रेल, ठीक है। तो ट्रेल ने यहाँ पर क्या करी थी, 1816 में ट्रेल द्वारा क्या की गई, अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई। और यह उत्तराखंड की क्या थी, पहली जेल थी। पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना अल्मोड़ा में अल्मोड़ा थाना है। तो पर्वतीय क्षेत्र में का पहला थाना कौन सा है, अल्मोड़ा थाना है, जिसकी स्थापना 1937 में कमिश्नर गोबान द्वारा की गई थी। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना पूछा जाए तो ट्रेल ने 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी, और यह पहली जेल थी उत्तराखंड की। और अगर पर्वतीय क्षेत्र का पहले थाने की बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था अल्मोड़ा थाना, जिसकी स्थापना 1837 में कमिश्नर गोबान द्वारा की गई। और अगर ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना पूछा जाए तो वो है कोटद्वार। तो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना खोला गया कोटद्वार में। और पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना पूछा जाएगा तो अल्मोड़ा 1837 में कमिश्नर गोबान द्वारा। और अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में, जो कि उत्तराखंड की पहली जेल थी, जिसकी स्थापना ट्रेल द्वारा की गई। और ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना खोला गया गढ़वाल में, कोटद्वार में। ये तीनों ही पॉइंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा थाना की स्थापना, पहला थाना जो है अल्मोड़ा थाना है, जिसकी स्थापना 1837 में कमिश्नर गोबान ने की। और अल्मोड़ा जेल की स्थापना ट्रेल द्वारा 1816 में की गई। और ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना कोटद्वार में खोला गया। तीनों ही पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में पहली मस्जिद की स्थापना कहाँ पर की गई, तो उत्तराखंड में पहली मस्जिद भी अल्मोड़ा में स्थापित की गई। अल्मोड़ा मिशन कॉलेज, जो कि जिसे हम रैमजे कॉलेज के नाम से जानते हैं, उस समय जब 1844 में जब इस मिशन कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो यह इस मिशन कॉलेज का नाम, इसका नाम क्या था, अल्मोड़ा मिशन कॉलेज था। बट 1871 में रैमजे जो उस समय के कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर, उनके नाम पे क्या कर दिया गया, इस कॉलेज का नाम रख दिया गया। इस कॉलेज का नाम रैमजे कॉलेज रख दिया गया, ठीक है। तो रैमजे कॉलेज का नाम प्रारंभ में क्या था, अल्मोड़ा मिशन कॉलेज, जिसकी स्थापना 1844 में की गई। फिर 1871 में इसे रैमजे नाम दे दिया गया।
अल्मोड़ा छावनी की स्थापना 1815 में की गई। तो 1815 में जब संगोली की संधि होती है, गोरखा चले जाते हैं और अंग्रेजों का शासन यहाँ शुरू होता है, उसी समय 1815 में ही यहाँ पर अल्मोड़ा छावनी की भी स्थापना कर दी गई। देन डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा की गई थी। ठीक है, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई? अल्मोड़ा में की गई। किसके द्वारा? 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा की गई। और जो किसके सुझाव पर की गई थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना विलियम म्यूर के सुझाव पे क्या किया गया था? डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में की गई। तो यदि पूछा जाए कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पे की गई, तो अल्मोड़ा में की गई। कब की गई? 1870 में। और किसके सुझाव पर की गई? विलियम म्यूर के सुझाव पर बुद्धि बल्लभ पंत ने की थी। ठीक है, तो और देन 1871 में जो बुद्धि बल्लभ पंत थे, उन्होंने क्या किया? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया। तो सबसे पहले 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई विलियम म्यूर के कहने पर बुद्धि बल्लभ पंत ने। फिर उन्होंने 1871 में क्या किया? वहां पर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है, फिर बाद में 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने सत्य समाचार पत्र का प्रकाशन किया। फिर यही जो अल्मोड़ा अखबार था, इस पर जो बद्रीदत्त, उस समय जो बद्रीदत्त पांडे थे, उन्होंने इसमें कुछ ऐसे लेख छाप दिए अंग्रेजों के खिलाफ, जिससे अंग्रेजों ने इनका जो पत्र था अल्मोड़ा अखबार, उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तत्पश्चात फिर 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया? जब अल्मोड़ा अखबार को अंग्रेजों द्वारा बंद करा दिया गया, तो इन्होंने एक नया अखबार शुरू किया, सत्य समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन शुरू किया गया 1918 में। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत द्वारा अल्मोड़ा में की गई। तो यदि पूछा जाता है कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की, तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने। और कब की? तो 1903 में। और 1912 में ही अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना की गई। तो अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1912 में की गई। कहाँ पर? अल्मोड़ा में की गई थी। 1904 में कुमाऊं को हिल स्टेट घोषित किया गया। तो कुमाऊं को हिल स्टेट कब घोषित किया गया? तो 1904 में कुमाऊं को हिल स्टेट घोषित किया गया। कुमाऊं की परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 में अल्मोड़ा के मझेड़ा में की गई थी। तो कुमाऊं परिषद जो था, यह प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन था। तो कुमाऊं का प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो वो था कुमाऊं परिषद। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1916 को मझेड़ा अल्मोड़ा में की गई थी। और जो कुमाऊं परिषद और 1826 में क्या किया गया? जो कुमाऊं परिषद था और जो कुमाऊं कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी, उसे, और जो कुमाऊं परिषद था जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, दोनों को का विलय कर दिया। तो यदि पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद और अल्मोड़ा कांग्रेस का विलय कब हो गया, तो 1826 में कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1826 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1912 में, और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में, और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई। उत्तराखंड में प्रथम चाय बागान अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में खोला गया था। लक्ष्मेश्वर में डॉक्टर फॉकनर द्वारा लगाया गया। तो उत्तराखंड का प्रथम चाय बागान कहाँ पर स्थापित किया गया था? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के कहाँ? लक्ष्मेश्वर में। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में क्या किया गया? डॉक्टर फॉकनर द्वारा क्या किया गया था? उत्तराखंड में प्रथम चाय बागान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर वीणेश्वर या बिंसर महादेव मंदिर। ठीक है, तो ये क्या है? वीणेश्वर या बिंसर महादेव मंदिर जो है, यह भी क्या है? अल्मोड़ा में स्थित है। और इस मंदिर की जो स्थापना की गई थी, किसने की थी? कल्याण चंद ने। चंदवंश के राजा कल्याण चंद ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और जो ये वीणेश्वर मंदिर है, यह बारामंडल परगना जो अल्मोड़ा में पड़ता है, वहां पर बिंसर पहाड़ी पर झंडीदार पर स्थित है। बिंसर पहाड़ी पर झंडीदार में स्थित है। ठीक है, तो ये बारामंडल परगना कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। तो उसी के आसपास क्या है? ये बिंसर महादेव मंदिर स्थित है। और बिंसर पहाड़, यदि पूछा जाता है कि बिंसर महादेव मंदिर या वीणेश्वर मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बिंसर पहाड़ी पर झंडीधार पर यह स्थित है। ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बिंसर पहाड़ी पर झंडीधार पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित अवशेषों से
ब्राह्मी व संक लिपि में लिखे लेख मिले हैं। तो इस मंदिर में जो अवशेष स्थित हैं उनमें किस लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी एवं संक लिपि में लिखा गया है। तो किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी एवं संक लिपि में लिखे हुए लेख यहाँ पर मिले हैं। यह मंदिर विनोधारा नदी के किनारे स्थित है। तो यदि पूछा जाता है कि वृणेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह विनोधारा नदी के किनारे स्थित है। बिनसर महादेव को उत्तराखंड में नाग और पौरव शासकों के कुल देवता के रूप में माना जाता है। तो बिनसर महादेव को उत्तराखंड में नाग और पौरव शासकों के कुल देवता के रूप में माना जाता है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। इस मंदिर में कितने 7 गधेरे हैं जिसे सतखोला कहा जाता है। तो सतखोला कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 7 गधेरे हैं। इसे क्या कहा जाता है? सतखोला कहा जाता है। लेकिन अगर सतखोल हिमालयन आश्रम पूछेगा तो वह नैनीताल में स्थित है। अगर सतखोला पूछा जाए तो वो कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो वृणेश्वर इस मंदिर में क्या है? 7 गधेरे हैं, इसलिए इसे सतखोला कहा जाता है। जून के महीने पर यहाँ पर वैकुंठ चतुर्थी के अवसर पर मेला लगता है। तो यहाँ पर वैकुंठ चतुर्थी के अवसर पर क्या लगता है? मेला लगता है। तो वृणेश्वर मंदिर हमने पढ़ा। वृणेश्वर मंदिर सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसे किसने बसाया था? कल्याण चंद ने बसाया था। और कल्याण चंद ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी उस समय पर बनाया हुआ था। ठीक है, तो किसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर को बनाया था? तो कल्याण चंद ने इसे क्या बनाया था? अपनी ग्रीष्मकालीन आवास बनाया था। ठीक है, तो इस मंदिर को कल्याण चंद ने बनाया और इसे अपना ग्रीष्मकालीन आवास भी बनाया था। और ये बाराबंदर परगने में स्थित है और बिनसर पहाड़ी पर झंडी तार पर यह स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस मंदिर में जो अवशेष मिले हुए हैं उसमें किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ब्राह्मी और संक लिपि में लिखे हुए अवशेष इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर यह जो मंदिर है वह विनोधारा नदी के किनारे स्थित है। और बिनसर महादेव मंदिर उत्तराखंड में नाग और पौरव जो शासक थे उनके कुल देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट है रामशिला मंदिर, राम पादुका मंदिर। जो रामशिला मंदिर है यह चंद राजाओं के समय पर क्या था? मल्ला महल था, नाम था इसका। ठीक है, तो जहाँ पर रामशिला मंदिर या राम पादुका मंदिर है यह चंद राजाओं के समय में क्या था? मल्ला महल नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस जगह को जो जहाँ पे रामशिला मंदिर स्थित है वह उस समय पे चंद राजाओं के समय में मल्ला महल नाम से जाना जाता था। और यहीं पर उनका जो चंद राजा थे उनका अष्टमहल या अष्टदुर्ग भी यहीं पर स्थित था। और जो मल्ला महल है इसकी स्थापना किसने करी? तो मल्ला महल की स्थापना रुद्रचंद ने की थी। और जो मल्ला महल यह नागर शैली में बना हुआ है। तो राम पादुका या रामशिला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मल्ला महल के पास स्थित है। इसे पहले चंद राजाओं के समय में क्या कहा जाता था? मल्ला महल नाम से जाना जाता था, जहाँ पर यह मंदिर स्थित है। और यहाँ पर उनका क्या था? अष्टदुर्ग या अष्टमहल, मतलब उनके महल जो था उनका, वहाँ पर राजा की जो महल हुआ करता था वह मल्ला महल के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे अष्टदुर्ग व अष्टमहल स्थित था उनका। ठीक है, जिसकी स्थापना रुद्रचंद ने की थी। और ये क्या बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। तो यदि पूछा जाए कि अल्मोड़ा में स्थित रामशिला मंदिर या राम पादुका तीर्थ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ है। और इसकी स्थापना किसने करी है? तो रुद्रचंद ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट है विभांडेश्वर मंदिर। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। विभांडेश्वर मंदिर। ठीक है, तो विभांडेश्वर मंदिर जो है यह इसे क्या कहा जाता है? उत्तर का काशी कहा जाता है। द्वाराहाट में स्थित है विभांडेश्वर मंदिर। इसे उत्तर का काशी कहा जाता है, उत्तर का काशी। ठीक है, और इसे काशी के समान क्या बताया गया है? पवित्र माना गया है। तो द्वाराहाट में स्थित जो विभांडेश्वर मंदिर है उसे उत्तर का काशी कहा जाता है। यह काशी के समान इसे क्या करा गया है? पवित्र माना गया है। यह मंदिर सुरभि और नंदनी नदियों के मध्य स्थित संगम पर स्थित है। तो विभांडेश्वर मंदिर किस नदियों के मध्य पर स्थित है? सुरभि और नंदनी नदियों के संगम पर स्थित है। और यह किस पर्वत पर स्थित है? तो नागार्जुन पर्वत पर स्थित है। तो यदि पूछा जाता है कि विभांडेश्वर मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो सुरभि और नंदनी नदियों के संगम पर स्थित है। और यह किस पर्वत के पास है? तो नागार्जुन पर्वत पर स्थित है विभांडेश्वर मंदिर। यहाँ पर विश्व संक्रांति को श्यालदे बिखौती का मेला लगता है। तो श्यालदे बिखौती का मेला कहाँ पर लगता है?
तो स्यालदेव बिखौती का मेला कहाँ पर लगता है? विभांडेश्वर मंदिर में स्यालदेव बिखौती का मेला लगता है। इस तीर्थ स्थल में चंद राजा कल्याण चंद्र की पत्नी कलावती देवी को कुमाऊं की प्रथम व अंतिम सती होने का गौरव प्राप्त है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी नारायण दास ने करवाया था। लेकिन इसकी स्थापना पूछा जाए तो इसकी स्थापना किसने करी थी? चंद राजाओं ने इसकी स्थापना की थी, परंतु इसका जीर्णोद्धार जो था, इसका जीर्णोद्धार लक्ष्मी नारायण दास ने करवाया था। तो विभांडेश्वर मंदिर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मान ले कि ये कहाँ पर स्थित है? द्वाराहाट में स्थित है। इसे उत्तर का काशी कहा जाता है, यानी कि काशी के समान इसे पवित्र बताया गया है। विभांडेश्वर मंदिर सुरभि तथा नंदनी नदियों के मध्य में स्थित है और नागार्जुन पर्वत पर स्थित है। तो विभांडेश्वर मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? नागार्जुन पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर विश्व संक्रांति पर स्यालदेव बिखौती का मेला लगता है। तो यदि पूछा जाए कि स्यालदेव बिखौती का मेला किस मंदिर में लगता है, तो विभांडेश्वर मंदिर में स्यालदेव बिखौती का मेला लगता है। नेक्स्ट है गणनाथ मंदिर या ताकुला। इसमें स्थित शिवलिंग पर क्या है? प्राकृतिक रूप से क्या होता है? जल टपकता रहता है। तो जो गणनाथ मंदिर में यहाँ पे क्या है? एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से हमेशा क्या होता है? जल टपकता रहता है। यहीं पर गणनाथ गुफा भी स्थित है। तो गणनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में गणनाथ मंदिर के पास ही क्या है? गणनाथ गुफा स्थित है। श्री वल्लभ जी महोपाध्याय, ठीक है, महोपाध्याय, तो श्री वल्लभ जी महामहोपाध्याय ने इसकी स्थापना कराई थी। और उदयनौला भी यहीं पर स्थित है। तो पूछा जाता है कि उदयनौला कहाँ पर स्थित है? तो उदयनौला अल्मोड़ा के गणनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। गणनाथ की चोटी पर मल्लिका देवी मंदिर है। यहाँ पर गणनाथ का मेला लगता है। तो गणनाथ की चोटी पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो मल्लिका देवी मंदिर जो है वह गणनाथ की चोटी पर स्थित है। मनोहर श्याम जोशी की एक उपन्यास है कसप, ठीक है। तो जो मनोहर श्याम जोशी हैं उनका उपन्यास का नाम क्या है? कसप है। इसमें भी इस गणनाथ मंदिर का, इस जगह का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। वैकुंठ चतुर्थी के अवसर पर निसंतान व पुत्र संतति की कामना करने वाली महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर हाथों में दिया लेकर रात भर जागरण करती हैं। यानी कि संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर महिलाएं क्या करती हैं? रात भर अपना जागरण करती हैं। नेक्स्ट है चितई मंदिर। चितई मंदिर या गोलू देवता मंदिर, यह क्या है? गोलू देवता को समर्पित मंदिर है। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है और इस मंदिर को परमोच्च न्यायालय माना जाता है। तो कौन से किस मंदिर को परमोच्च न्यायालय माना जाता है? तो चितई मंदिर को परमोच्च न्यायालय माना जाता है और ये गोलू देवता को समर्पित मंदिर है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम गोलू देवता के बारे में नैनीताल जनपद में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर जो है वह कत्यूरी तथा चंद राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। तो नंदा देवी को क्या माना जाता है? कत्यूरी और चंद राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि चंद राजवंश की कुलदेवी या कत्यूरियों की कुलदेवी कौन थी? तो नंदा देवी जो थी वह कत्यूरी और चंद राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल में जूनागढ़ किले की बधानगढ़ से कुमाऊं में लाने वाला प्रथम शासक कौन था? बाज बहादुर चंद था। तो सबसे पहले क्या सबसे पहले हमारे आता है बाज बहादुर चंद, एक जो चंद वंश का राजा था, बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट आता है दूसरा, अगर हम इसी में पढ़ेंगे तो ज्ञानचंद द्वितीय और तीसरा आता है जगतचंद, ठीक है। तो सबसे पहले जो बाज बहादुर चंद था, इसने क्या किया? बधानगढ़ के किले में, यानी कि जूनागढ़ किले में, जो बधानगढ़ में स्थित जूनागढ़ किला था, वहां पर क्या किया? आक्रमण किया और वहां से आते टाइम ये क्या किया? इसने कुमाऊं में इसने क्या किया? वहां से नंदा देवी की प्रतिमा को कुमाऊं में लेके आया, ठीक है। तो जब ये जूनागढ़ किले में आक्रमण करता है, उसके बाद अब जब वो कुमाऊं को लौट रहा होता है तो क्या करता है? वहां से नंदा देवी की प्रतिमा को लेकर यहाँ वापस आ जाता है और उस प्रतिमा को क्या करता है? मल्ला महल किले में स्थापित कर देता है, ठीक है। तो इसने मल्ला महल किले में नंदा देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी। तत्पश्चात फिर जो ज्ञानचंद द्वितीय था उसने वहीं से, ठीक है, तो वहां से गढ़वाल से क्या करता है? वो स्वर्ण प्रतिमा, नंदा देवी की सोने की प्रतिमा लेकर कुमाऊं में ले आता है और यहाँ पर
लेकर ये भी स्थापित कर देता है, परंतु बाद में क्या हो जाती है, ये मूर्ति खो जाती है। तो ज्ञानचंद जब जो सोने की मूर्ति लाता है और यहाँ पर स्थापित करता है, इसकी मूर्ति क्या होती है, जो इसके द्वारा लाई गई मूर्ति होती है वो खो जाती है। तत्पश्चात जो जगतचंद होता है चंद्रवंश का, वो क्या करता है, इस अपने ही महल में सोने के सिक्कों को पिघला कर नंदा देवी की दोबारा से क्या करता है, एक स्वर्ण प्रतिमा बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बाज बहादुर चंद, जिसने क्या किया था, गढ़वाल में आक्रमण किया और गढ़वाल के जूनागढ़ किले में जो बधानगढ़ में पड़ता है वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ से नंदा देवी की प्रतिमा को ले आता है कुमाऊं में और उस प्रतिमा को मल्ला महल में स्थापित कर देता है। तत्पश्चात जो ज्ञानचंद था द्वितीय, ज्ञानचंद द्वितीय गढ़वाल से ही सोने की नंदा देवी की प्रतिमा को लेकर कुमाऊं आता है। तो सोने की प्रतिमा कौन लेके आता है, ज्ञानचंद द्वितीय। तो जो सोने की प्रतिमा होती है वह वहां पर खो जाती है। तत्पश्चात जो जगतचंद था उसने क्या किया, सोने के सिक्कों को इकट्ठा करके नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा, उनको पिघला कर सोने के सिक्कों को, उससे नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा बनाई। ठीक है, तो नंदा देवी को पढ़ लेते हैं एक बार। कत्यूरी और चंद राजाओं की कुलदेवी माना जाता है और नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल जूनागढ़ किले बधानगढ़ से कुमाऊं में ले जाने वाला प्रथम शासक बाज बहादुर चंद था। इसने प्रतिमा को मल्ला महल किले में स्थापित किया। तो किसने नंदा देवी की प्रतिमा को मल्ला महल किले में स्थापित किया, तो बाज बहादुर चंद ने इसे क्या किया, इनकी प्रतिमा को मल्ला महल किले में स्थापित किया। फिर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को गढ़वाल से कुमाऊं तक ले जाने वाला शासक ज्ञानचंद द्वितीय था। तो ज्ञानचंद द्वितीय फिर सोने की प्रतिमा नंदा देवी की गढ़वाल से कुमाऊं लेके आता है और यह प्रतिमा बाद में खो जाती है। तत्पश्चात जो जगतचंद था, जगतचंद द्वारा सोने के सिक्कों को पिघला कर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा पुनः बनाई जाती है। फिर ट्रेल द्वारा, जो ट्रेल थे कुमाऊं कमिश्नर, उन्होंने क्या किया, इस प्रतिमा को पर्वतेश्वर मंदिर, ठीक है, पर्वतेश्वर मंदिर में क्या किया, इसे 1816 में पर्वतेश्वर मंदिर में इसे क्या कर दिया, स्थापित किया गया। तो यदि पूछा जाता है कि किसने नंदा देवी की प्रतिमा को पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित किया, तो ट्रेल द्वारा नंदा देवी की प्रतिमा को पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया। जिस मंदिर में वर्तमान नंदा देवी मंदिर है उसमें तत्कालीन नरेश उद्योगचंद ने क्या किए, 2 शिव मंदिर, उद्योग चंद्रेश्वर और पार्वती चंद्रेश्वर, तो उद्योग चंद्रेश्वर और पार्वती चंद्रेश्वर करके 2 शिव मंदिर उसने बनवाए थे। किसने, चंद्रवंश का शासक था उद्योग चंद, उसने इस जहाँ पे अभी मंदिर है वर्तमान नंदा देवी मंदिर है, वहां पर उसने 2 शिव जी के मंदिर बनवाए, एक तो उद्योग चंद्रेश्वर नाम से और दूसरा पार्वती चंद्रेश्वर नाम से। भाद्रपद की अष्टमी को नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेला लगता है। तो अब आता है जागेश्वर मंदिर समूह। तो जागेश्वर मंदिर समूह, यह जो जागेश्वर है यह मंदिर जटागंगा के किनारे स्थित है। तो यदि पूछा जाता है कि जागेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 124 मंदिर हैं। ठीक है, तो टोटली यहाँ पर कितने हैं, लगभग 124 मंदिर हैं, यानी कि यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जागेश्वर मंदिर जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। लेकिन यहाँ पर अब अधिक समय पे पहले अधिक संरक्षण नहीं कर पाने के कारण अब केवल वहाँ पे कितने 25 ही मंदिर अस्तित्व में हैं। इसे 8वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो 8वां ज्योतिर्लिंग किसे कहा जाता है, जागेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं। यहाँ पर जो शक्तिपीठ की स्थापना की गई वह शंकराचार्य के द्वारा शक्तिपीठ की यहाँ पर स्थापना की गई है। कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो जो जागेश्वर मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार कराया था। यानी कि अब सभी मंदिरों का हम नहीं कह सकते हैं, कुछ मंदिरों का उसने क्या किया होगा, जीर्णोद्धार कराया होगा कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने। इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर और सबसे विशाल मंदिर है दीनदेश्वरा मंदिर। तो पूछा जाए कि जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो महामृत्युंजय मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। और सबसे विशाल मंदिर पूछा जाएगा तो दीनदेश्वरा मंदिर सबसे विशाल है। यह मंदिर जो है वह केदारनाथ शैली में बना हुआ है। तो यदि पूछा जाता है कि जागेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो जागेश्वर मंदिर केदारनाथ शैली में बना हुआ है। इस मंदिर को पुराणों में इस मंदिर को क्या कहते हैं, हाटकेश्वर कहा जाता है। तो पुराणों में इस मंदिर को
किसको, जागेश्वर मंदिर को क्या कहा गया है, हाटकेश्वर कहा गया है। और भू राजस्व लेख में, किसमें, भू राजस्व लेख में इस मंदिर को क्या कहा गया है, भू राजस्व लेख में इस मंदिर को पट्टी पारुनेक कहा गया है, पट्टी पारुनेक कहा गया है। ठीक है, तो यदि पूछा जाता है कि पुराणों में इस मंदिर को क्या कहा गया है, तो हाटकेश्वर कहा गया है, और भू राजस्व लेख में इस मंदिर को पट्टी पारुनेक नाम से उल्लेखित किया गया है। जागेश्वर मंदिर में के भीतर दीपचंद, तिरमलचंद व विमलचंद की अष्टधातु की मूर्तियां हैं। तो चंद वंश के राजा थे जो दीपचंद, त्रिमलचंद और विमलचंद, इनकी यहाँ पर अष्टधातु की मूर्तियां हैं। हाथों में दीपक युक्त थाल थामे हुए राजा दीपचंद और उसकी रानी की यहाँ पर काष्ठ मूर्ति भी है। तो हाथों में दीपक थामे हुए किसकी मूर्ति है, राजा दीपचंद और उनकी रानी की काष्ठ मूर्ति यहाँ पर स्थित है। शंकराचार्य ने जागेश्वर के प्रबंधन हेतु दक्षिण भारत के जंगम कुमारा की नियुक्ति की थी। तो शंकराचार्य ने किसकी नियुक्ति की थी यहाँ पर, इनके मंदिर के प्रबंधन हेतु यहाँ पर दक्षिण भारत के जंगम कुमारा की इन्होंने नियुक्ति की थी। सावन के महीने पर यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है। 2005 में इसे ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो 2005 से इसे किसमें, ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह स्थल चंद शासकों का धार्मिक स्थल तथा सौदा स्थल रहा है। यहाँ पर स्थित नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, नटराज मंदिर, मंदिर व इसकी स्थापना किसने करी थी, इष्टगण ने करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित जो मंदिर है नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी और नटराज मंदिर, इनकी जो स्थापना की थी वह किसने करी थी, इष्टगण ने करी थी। और सावन के महीने पे यहाँ पे क्या लगता है, श्रावणी का मेला लगता है। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। यह जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले तो अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जागेश्वर मंदिर जो है वह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यह जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद में इसे नागेश दारुकावन वने कहा नाम से उल्लेखित किया गया है। तो ऋग्वेद में जागेश्वर को किस नाम से उल्लेखित किया गया है, तो ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है, नागेश दारुकावने कहा गया है। तो ऋग्वेद में जागेश्वर मंदिर को नागेश दारुकावने कहा गया है। यहाँ पर टोटल 124 मंदिर हैं। 124 मंदिर में से संरक्षण न मिलने के कारण अब केवल 25 ही मंदिर रह गए हैं। और तभी यह क्या है, इसमें इतने सारे मंदिर समूह है, इसलिए यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यह इसे क्या कहा जाता है, 8वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो उत्तराखंड से क्या कहा जाता है, 8वां ज्योतिर्लिंग से कहा जाता है। उत्तराखंड का 5वां धाम इसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का कौन सा धाम इसे कहा जाता है, 5वां धाम। और यहाँ पर शंकराचार्य के द्वारा क्या की गई, शक्तिपीठ की स्थापना की गई। और शंकराचार्य ने यहाँ के प्रबंधन हेतु दक्षिण भारत के जंगम कुमारा की क्या की थी, यहाँ पर नियुक्ति की थी। कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने यहाँ पर क्या किया था, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, और सबसे विशाल मंदिर है दीनदेश्वरा मंदिर। यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो केदारनाथ शैली में बना हुआ है। पुराणों में इसे हाटकेश्वर और भू राजस्व लेख में इसे पट्टी पारुनेक नाम से उल्लेखित किया गया है। जागेश्वर मंदिर में दीपचंद, त्रिमलचंद और विमलचंद की अष्टधातु की मूर्तियां किसकी राजाओं की है, दीपचंद, तिरमलचंद और विमलचंद की। और दीपचंद के साथ उनकी जो रानी है उसकी हाथ में दीपक थामे हुए काष्ठ धातु की भी मूर्ति यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और सावन का मेला कहाँ पर लगता है, जागेश्वर में ही सावन के महीने में श्रावणी का मेला लगता है। 2005 से इसे ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी, लकड़ीस मंदिर, नटराज मंदिर, नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी सब मंदिरों का निर्माण कराया था इष्टगण ने कराया था। ठीक है, शंकराचार्य ने यहाँ पे क्या किया था, प्रबंधन हेतु जंगम कुमारा की नियुक्ति की थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे आगे को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।